वेलकम टू एग्ज़ाम वन। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। हमने एग्ज़ाम वन में एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जीएस से रिलेटेड, जिसका नाम है डोमिनेट जीएस सीरीज। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ कि जो तुम्हारे 4 पार्ट्स में आते हैं टीयर 1 के पेपर्स, उसमें 3 में तो तुम 80 से 90% स्कोर कर लेते हो, और जब बात जीएस की आती है तो स्कोर आते हैं 10-12 के नीचे, जिसके कारण तुम्हारा जो ड्रीम जॉब है वो बहुत कम मार्जिन से या बहुत कम मार्क्स से रह जाता है। और उस टाइम जीएस जो है ना वो तुम्हें याद आता है कि यार काश जीएस कर लिया होता ना, या जीएस में कुछ अच्छे मार्क्स होते तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि अब तो जीएस का साथ बस टीयर 1 तक है नहीं, अब तो टीयर 2 में भी जीएस तुम्हें डील करना है। और यदि जीएस में तुम अच्छा स्कोर करते हो तो तुम्हारा ड्रीम पोस्ट पॉसिबल है, क्योंकि ओनली बाकी 3 सब्जेक्ट से तुम्हें ड्रीम पोस्ट तो मिलने से रहा। तो ऐसा करते हैं, जीएस की प्रिपरेशन करते हैं इस हिसाब से कि जिससे तुम पेपर में अच्छा स्कोर कर सको। और मैं ये मानता हूँ ना कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एक बैटल की तरह है, और बैटल में क्या होना चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए अपने दुश्मन के बारे में। यदि तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में जितना बेहतर पता होगा तुम उतना अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे। और यहाँ पे जब बात एसएससी की होगी ना, तब तुम्हारे लिए दुश्मन कौन सा है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने से तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारा एसएससी क्वेश्चन सेट कर रहा है उसका पैटर्न कैसा है, किस हिसाब से वो क्वेश्चन सेट करता है, किस हिसाब से तुम प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करोगे तो तुम फ्यूचर के क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये जो डोमिनेट जीएस सीरीज है, इस सीरीज के थ्रू मैं पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाऊंगा, पिछले साल वाले जो 2023 में हुआ है उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और उससे तो प्रिडिक्ट भी कर पाओगे कि नेक्स्ट एसएससी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। और पिछले साल जो टीयर 1 का फर्स्ट डे एग्ज़ाम हुआ था 14 जुलाई को, जिसका फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, वो शुरू करते हैं। ये पेपर है 14 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर है जीएस का। और मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा ना कि मैं ये मानता हूँ कि क्वांट में ऐसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आया जो तुमसे नहीं बन रहा तो तुम ऑप्शंस डाल के सॉल्व कर लोगे। ऑप्शंस डाल के, क्योंकि 8, 9, 10 तक जो तुमने पढ़ाई करी है 8, 9, 10 तक जो तुमने पढ़ाई करी है उससे तुम ऑप्शंस क्वेश्चन में डाल के सॉल्व कर लोगे, आंसर्स तक पहुंच भी जाओगे। पर जब बात जीएस की होगी ना तो या तो तुम्हें वो आंसर आ रहा होगा या फिर वो आंसर बिल्कुल नहीं आता होगा, तो तुम तुक्का मारोगे, और तुम्हें पता ही है तुक्का कितना सही होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि 10 या 15 सेकंड का पॉज ले सकते हो, वो पॉज लेके क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि जीएस का जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना तो हमारे साइड ऐसे, हमारे तरफ मतलब हमारा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए ना कि तुम जीएस का क्वेश्चन देखो और तुरंत स्ट्राइक करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस में यदि तुम टाइम वेस्ट करोगे तो तुम निगेटिव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमेशा। तो तुमने टाइम ले लिया होगा, पॉज करके देख लिया होगा आंसर्स, या करने का ट्राई किया होगा। तो इसका राइट आंसर ये है। ये तो कोई भी बता देगा, वो तो तुम कोई सा भी मॉक लगाते होगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है कि ऑप्शन 4 है इसका, तुम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हो। पर डिफरेंस इस सीरीज़ से कैसे क्रिएट होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब भी मेरे पढ़ाने का तरीका या आपके पढ़ने का भी तरीका ऐसा होना चाहिए ना कि जब भी ऐसी चीज़ें आए तो यहाँ पे क्या है कि राइट आंसर जब ये है सीएजी, तो हम लोग सीएजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि यदि इस बार ये पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, तो अगली बार सीएजी से रिलेटेड और भी चीज़ें वो पूछ सकता है। तो और भी चीज़ों के साथ आप यदि तैयार रहोगे तो अगला क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो जब भी बात सीएजी की हो तो कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला कि सीएजी आर्टिकल 148, सीएजी आर्टिकल 148 से रिलेटेड है, ठीक है। और अभी जो 14th सीएजी है वो कौन है, वो है मिस्टर जीसी मुर्मू। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि जीसी मुर्मू जो है अभी इनकम्बेंट
CAG हैं वो कितने नंबर के CAG हैं, 14th या 15th या 16th, ऐसे ऑप्शंस होंगे और आपको सही आंसर पिक करना होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेन्योर कितना होता है CAG का। तो CAG का टेन्योर होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए पूरा। और यदि तुमसे कोई ये पूछे कि CAG अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यदि थोड़ा सा और लेवल बेटर करना चाहेगा तो क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि इंडिया का पहला CAG कौन था इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहला CAG जो था वो थे मिस्टर NV राव, वो 1948 में बने थे। तो मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया कि जब भी हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे या GS जब भी पढ़ेंगे तो हमारा पर्पस ही ऐसा होना चाहिए ना कि कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन के आसपास जो भी नॉलेज हम गैदर कर सके, जो भी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सके, वो बिल्ड करेंगे, जिससे क्या होगा अगले बार जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम अच्छा कर पाओगे। ये एडवांटेज है डॉट कनेक्ट करके पढ़ाई करने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब तुम 10 से 15 सेकंड ले सकते हो, 10 से 15 सेकंड ले लो, पॉज कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तुमने पॉज ले लिया होगा, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ना ज़्यादा इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, ना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, बस कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है ना कि जब तुम SSC का पेपर दे रहे होते हो ना, और जब टाइमर चल रहा होता है 59, 58, 57 ऐसे जब चल रहा होता है ना, तो तुम्हारा हार्ट बीट इतना फास्ट होता है कि कॉमन सेंस कॉमन रह ही नहीं जाता उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आती हुई चीज़ें गलती हो जाती है, तो कॉमन सेंस एक्सपेक्टेशन करना बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। पर एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं SSC में, 25 क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, और 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कितना भी पढ़ लो सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो चीज़ फिल्टर करना आना चाहिए, वो 2-4 क्वेश्चन जिसको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो आपको नेगेटिव मार्क्स दे के जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से हो सकता है कि देखो क्या पूछ रहा है कि कंजम्पशन जब भी होगा तो वो चीज़ें, जैसे तुम्हारे पास 100 रुपये हो और तुम कंज्यूम करोगे 100 रुपये से सामान कुछ खरीदोगे या कुछ भी खरीदोगे, तो 100 की वैल्यू गिरेगी, 95, 94 ऐसे करते हुए नीचे आएंगी। तो ये पूछ रहा है कि द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अब फिक्स हो या कैसा भी कैपिटल हो, कैपिटल तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका यदि कंजम्पशन होगा तो निगेटिव में ही होगा कुछ भी। अब तुम ऑप्शन के तरफ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लस में कुछ होगा। एप्रिसिएशन जब भी होता है किसी भी चीज़ का, यदि तुम्हारे पास, यदि तुम इसको नॉर्मल वोकेब टर्म में भी समझ सकते हो। एप्रिशिएट किसी भी चीज़ का, एप्रिशिएट पॉजिटिव टर्म है वो। यदि किसी को बोलते हो कि मैं तुम्हारी इस जेस्चर के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, तो उसके लिए तुम्हारा जेस्चर क्या है, पॉजिटिव है। तो एप्रिशिएशन भी पॉजिटिव टर्म है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये भी पॉजिटिव टर्म है। तो ये 3 पॉजिटिव टर्म है, और हमें क्या चाहिए था, निगेटिव टर्म। डिप्रिशिएशन निगेटिव होता है, और डिप्रिशिएशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, जैसे तुमने आज कोई कार खरीदा है 10 लाख रुपए में, तो हर एक साल के बाद उसकी वैल्यू गिरती हुई जाएगी। तुम ड्राइव करोगे, उसका वैल्यू वियर एंड टीयर से गिरेगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा, हर तरीके से उसकी वैल्यू 10 लाख से धीरे धीरे करके कम होएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिप्रिशिएशन। और यहाँ पे भी तुमसे नॉर्मली ये पूछ रहे हैं कि कंजम्पशन जो हो रहा है तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल पे, निगेटिव जो हो रहा है वो क्या होगा, डिप्रिशिएशन होगा। तो कभी ऐसा ही होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वो हर सेट्स में होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आप आंसर्स तक पहुँच सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, आपका काम है कि आप 10 से 15 सेकंड पॉज करोगे, वो पॉज करने के बाद आप देख लोगे। और वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगता है ऑप्शंस के कारण, तो मैं आपको लिटरली 10 से 15 सेकंड दे रहा हूँ। आप उस 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को ट्राई करो। बाकी मैं आता हूँ, मैं इसको
इस क्वेश्चन को, इसके अराउंड क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर किया जा सकता है जो काम आएगा आपको अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में, वो मैं बताऊंगा। तो इतना टाइम काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो है क्या यहाँ पे कि जैसे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होता नहीं है, पर जब वो दिमाग खोल के रखते हैं ना अपना एग्ज़ाम के टाइम पे, तो सही आंसर्स तक पहुँच जाते हैं। देखो बात यह है ना कि तुम ये भी बोल सकते हो कि आपको आंसर पता है इसीलिए आप ये सब ज्ञान दे रहे हो। लोग ज्ञान देते भी हैं, ऐसे कर करके कोर्स बेचते भी हैं, पर मैं तुमको एज ए एस्पेरेंट जो पेपर देने के टाइम पे जैसा बैठा होता है जिस मेंटलिटी के साथ, मैं उस मेंटलिटी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे भी तुम कुछ चीज़ें सोच सकते हो और रिजल्ट तक पहुँच सकते हो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे कि ये जो 4 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, जो भी स्कीम्स हैं, वो ऐसा कौन सा स्कीम है जिसके थ्रू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो भी सारे लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कैरियर सर्विसेज में। तो यहाँ पे क्या है कि जो कुछ लोग, मैं बता रहा था ना जिनकी बातें कर रहा था, कुछ लोग जो बहुत तेज़ होते हैं, सिलेबस पढ़ के नहीं, कॉमन सेंस से या आईक्यू से जो तेज़ होते हैं, वो दिमाग लगाएंगे कि भाई देखो जब भी एब्रिविएशन बनाया जाता है किसी भी स्कीम के लिए, तो जो उसका टारगेट है वो उस चीज़ से रिलेटेड होता है। जैसे यदि मुद्रा योजना है तो मुद्रा योजना है, तो मुद्रा मतलब पैसे होते हैं, तो उसका क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट होगा ना जो मुद्रा से रिलेटेड हो या पैसे से रिलेटेड हो। तो तुम्हारे पास यदि 4 ऑप्शन हो, तो मुद्रा से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड या क्रेडिट वगैरह से रिलेटेड ऑप्शंस हो, यदि 4 ऑप्शन में यदि कोई एक ऑप्शन ही बस क्रेडिट वगैरह से रिलेटेड हो, तो वहाँ टिक कर सकते हो बिना उस स्कीम के बारे में जाने हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तुम 4 एब्रिविएशन यहाँ पे देखते हो, लक्ष्य, इस शॉर्ट फॉर्म में कहीं पे हेल्थ केयर वाली बातें दिख नहीं रही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही हो। यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो मुझे इसका फुल फॉर्म पता है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, पर तुम जब एग्ज़ाम में ये 4 ऑप्शन देख रहे होगे तब तो तुम्हें ये फुल फॉर्म नहीं पता होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कॉमन सेंस है, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता है। मैं उस तरह से सॉल्व करने की पहले बात कर रहा हूँ। तो यदि तुम्हें, हाँ, और ये MI देख के रोहित शर्मा के फैन MI मुंबई इंडियंस सोच के टिक मत मार देना भाई, ये कुछ और चीज़ें हैं, ये IPL से रिलेटेड नहीं है। तो देखो है क्या कि ये 2 ऑप्शन है, तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो जन आरोग्य के कारण कि ये भी हेल्थ केयर से रिलेटेड है और ये भी है। यदि तुम ओनली एब्रिविएशन से जाओगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो तुम ये टिक कर दोगे बिना इस 4 ऑप्शन के नॉलेज होते हुए, और सही मार्क्स मिल भी जाएगा। पर लाइफ इतना आसान तो है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, तो इस 4 चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा, भले ये क्वेश्चन तुमसे आज बने ना बने, पर अगली बार तुम रेडी रहोगे। पहला जो है ये लक्ष्य स्कीम जो है, ये स्कीम आया था, जो भी पब्लिक सर्विसेज हो रही है, हेल्थ सर्विसेज, उसमें जो मैटरनिटी वार्ड होता है, जहाँ पे बच्चों का, जब कोई नए बच्चे का जन्म होता है या जो कुछ भी होता है, उसको मैटरनिटी रूम बोलते हैं, लेबर रूम बोलते हैं। उस रूम की जो हालत है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए लक्ष्य स्कीम है। दूसरा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका नाम सुना ही होगा तुमने। ये क्या है, ये 2018 में इंसेप्शन हुआ था इसका, 2018 में ये स्कीम आई थी। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है ये। इंश्योरेंस स्कीम है ये, जिससे ये तुम्हारा जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है ना, वो इसी स्कीम के थ्रू बनता है। और उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो तुम्हारा राइट आंसर था इसका, ये स्कीम 2021 में आया था। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि ये 2018 में आया था, ये 2021 में आया था, क्योंकि SSC SC एग्ज़ाम है ना, इसको फैक्ट पूछना बहुत पसंद है। तो वो अगली बार ये भी पूछ सकता है कि जन आरोग्य स्कीम कब आया था, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कब आया था। और PMMI नाम की कोई स्कीम है नहीं, हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन गलत दे दिया हो, उनको PMMY होना चाहिए था, जो एक मुद्रा योजना करके है, जो 2015 में आया था, जिसमें
गवर्नमेंट क्रेडिट देती है आपको नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में, यदि आप कुछ वर्क कर रहे हो नॉन फार्म सेक्टर में, जो किसान वगैरह से अलग सेक्टर है, जो स्मॉल और माइक्रो वाली जो है इंडस्ट्रीज़ है उसमें आपको 10 लाख तक लोन मिलता है। ये 2015 में आई थी ये स्कीम। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा? पहला कि थोड़ा बहुत यदि आपका दिन अच्छा हो तो आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हो बिना ज़्यादा नॉलेज हुए। दूसरी बात, ये लक्ष्य जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? लेबर रूम के इम्प्रूवमेंट के लिए। जन आरोग्य क्या है? इंश्योरेंस स्कीम है, ये 2018 में आई थी। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये 2021 में आई थी। और मुंबई इंडियंस ये नहीं है, ये याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब तुम्हारा ये खुला हुआ रहता है ना एग्ज़ाम के टाइम पे, और वो टाइमर को नीचे आते हुए देख के तुम्हारा हार्ट बीट बहुत तेज़ नहीं हो रहा है, तब ये सब क्वेश्चन आराम से सही हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, मैं इसमें यही बोलूँगा कि तुम 4-5 सेकंड ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है भी नहीं। तो इसमें क्या है, पूछ रहा है क्या कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है इंडिया में जो टाइज ऑफ प्रोटेक्शन, ये वही वाला, मैं उसी फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ जिस फेस्टिवल से आने से 1-2 दिन पहले से तुम अपना स्कूल या कोचिंग जाना बंद कर देते हो, क्योंकि जिसको तुम क्रश समझते हो और वो लड़की तुमको भाई समझती है और वो तुम्हें राखी बांधने के जुगाड़ में होती है। तो उसी फेस्टिवल का नाम है रक्षाबंधन, उसी को बोलते हैं टाइज ऑफ प्रोटेक्शन। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बस अपना एम आंसर तक पहुंचना नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। तुम भी ये मॉक लेके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके तुम यदि ये मॉक लगा रहे हो और ये मॉक लगाने के बाद तुम्हें भी आंसर पता है, वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन है, पर तुम्हें एज कैसे मिलेगा? जब तुम उसके आसपास वाली चीज़ें रिलेट करना स्टार्ट करोगे और आसपास वाली चीज़ें से तुम अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस करोगे। बैसाखी क्या होता है? बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बैसाखी क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये कैसे पूछ सकते हैं? ये अगली बार पेपर में कैसे पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो सिख न्यू ईयर के, सिखिज्म जो धर्म है, सिख धर्म, उस धर्म के लिए कौन सी न्यू ईयर होती है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, वो है बैसाखी। करवा चौथ ये सबको पता है क्योंकि ये घर घर की कहानी है। छठ पूजा, दिस फेस्टिवल इज फेमस इन बिहार। इसमें सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। ठीक है, तो क्या समझा हमने? यहाँ पे कोई चीज़ है जो अगली बार वापस से क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये वाला फेस्टिवल जो है छठ पूजा, वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? देखो, हाँ, इस क्वेश्चन में तुम अपने हिसाब से पॉज करके टाइम ले लो जो लेना है, और मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन? पूछ रहा है कि अक्टूबर 2021 एग्ज़ाम कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को, और ये इवेंट कब हुआ है? 2021 का। तुम कहीं भी किसी भी ज्ञानी से जीएस आज तक पढ़े होगे, या जो भी ज्ञान देने वाले मेंटर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का आता है, पर यहाँ पे कितने साल पहले का है? 2 साल पहले का। मैं जैसे क्वेश्चंस की बात कर रहा था ना कि कुछ क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे तो होंगे ही जो तुम्हें छोड़ना चाहिए, यदि तुम्हें बिल्कुल नहीं आता हो तो वहाँ पे तुक्का नहीं मारना चाहिए। वैसा ही क्वेश्चन ये है। अब अक्टूबर 2021 में किसने सिल्वर मेडल जीता था? ठीक है, तो या तो आपने बहुत पहले पढ़ा था और आपके होता है ना कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आके रह जाती हैं, तो ऐसे वाले टाइम पे आपको यदि पता हो तो आप ये टिक करके आगे बढ़ोगे। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे आंसर की पता है, बी ऑनेस्ट। तो पर ऐसे वाले क्वेश्चन को देख के आपको ये समझना है कि ये सब ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, या तो आपको आ रहा होगा या बिल्कुल भी तुक्के के पीछे जाना ही नहीं है। और एसएससी का क्या है कि एसएससी के बारे में मैंने तुम्हें बताया ना कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड और भी चीज़ें वो क्या पूछना चाहेंगी, वो ये करती है एसएससी कि ये जो 4 क्वेश्चंस हैं और ये 4 एथलीट्स हैं, ये किस गेम से रिलेटेड है।
अब अगली बार हो सकता है तुम्हें अंशु मलिक का नाम दें और लिखें कि दिस पर्सनालिटी अंशु मलिक इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आप रेसलिंग पे टिक करोगे। तो इस क्वेश्चन से यदि तुमको मान के चलो अगली बार ऐसा पूछ दे, तुमको एडवांटेज हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम आराम से पॉज कर लो, 10-15 सेकंड देख लो और बताओ तुम आंसर्स तक पहुंच पाते हो तो तब तक, या फिर ट्राई करो आंसर तक पहुंचने का। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इन्हांस करने का ट्राई करता हूं मैं। आई होप आंसर तक पहुंच गए होगे तुम। आंसर है बिहार। पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इस क्वेश्चन से हम कुछ जो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं वो ये है कि MPI जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा प्रिपेयर होता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने कौन से कमीशन को रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को। ये भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है SSC के लिए कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था। और MPI जो है तुम्हारा MPI इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो कौन रिलीज़ करती है? नीति आयोग। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पुअरेस्ट स्टेट है, तो पुअरेस्ट स्टेट है बिहार। तो जब भी कि कोई सा इंडेक्स बनता है उस इंडेक्स में कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे पता किया जाता है। तो इन्होंने जो अभी पुअरेस्ट स्टेट या एफ्लुएंट स्टेट के बारे में जो इंडेक्स बनाया था वो इंडेक्स एटलीस्ट 12 सेक्टर्स को इन्होंने कवर किया था, और जिसमें तुम्हारा और इनका जो डायमेंशन था पॉवर्टी इंडेक्स निकालने का उसमें था हेल्थ था, एजुकेशन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। और जब कभी भी पुअरेस्ट स्टेट की बात होगी तो सेम इंडेक्स में कोई टॉप पे भी आया होगा, तो टॉप पे था केरला। तो इस क्वेश्चन से तुम क्या क्या सीख सकते हो? सीख सकते हो ये कि MPI इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो नीति आयोग। पुअरेस्ट स्टेट कौन था? बिहार। टॉप पे कौन सा स्टेट था? केरला। और ये तो हुआ बस नॉर्मल नॉलेज जो तुमको किसी भी टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। अब उसके बाद इसमें और क्या जान सकते हैं जो अगली बार काम आ सकता है अगले पेपर में। ये जो है ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इंडिया के लिए नया है पर ग्लोबल के लिए नहीं है। ऑलरेडी ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है UNDP प्लस OPHI से। UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI ऑक्सफोर्ड की है, पॉवर्टी से रिलेटेड रिसर्च करती है ये। तो ये दोनों मिलके ग्लोबल के लिए निकालते हैं। जैसे ये इंडिया के लिए नीति आयोग बनाती है जो MPI इंडेक्स निकालती है जिससे पता चलता है पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे UNDP और OPHI करती है। OPHI ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड है और UNDP जो है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और UNDP का तुमसे क्या पूछा जा सकता है? यदि SSC चाहेगी तो UNDP का क्या तुमसे पूछ सकते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि SSC का ये फेवरेट जोन है, जिस फेवरेट जोन में जाके वो पूछती रहती है कि यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में है। USA के अंदर में न्यूयॉर्क है सिटी, उस सिटी में UNDP का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से हमने कुछ नॉलेज गैदर किया जो अगली बार पेपर प्रिडिक्ट करने के काम आएगा, और अगली बार पेपर में यदि वो क्वेश्चन आए तो तुम रिकॉल कर पाओगे। इसी को बोलते हैं डॉट कनेक्ट करके पढ़ना, जो काफ़ी अच्छा होता है GS के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आप एक चीज़ पढ़ रहे हो उससे आप 5-6 चीज़ें सीख रहे हो। और जब 5-6 चीज़ें आप सीखते हो तो होता ये है ना कि यदि इन्होंने नीति आयोग से रिलेटेड MPI इंडेक्स पूछा है तो अगली बार जब कोई क्वेश्चन सेट कर रहा होगा तो फिर MPI से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा, या वो ये पूछता है कि ग्लोबल पे कौन पब्लिश करता है, तब UNDP देखोगे और टिक मारोगे तो वो फ़ायदा हो जाएगा। क्या होता है कि उसके किसी भी चीज़ के डॉट के अराउंड यदि कोई और चीज़ें आप पढ़ के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हो तो उससे मदद मिलेगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, कुछ क्वेश्चंस जिसमें तुक्का नहीं मारना होता है, उस क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। द
द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स। बैडमिंटन दो तरीके से खेला जाता है, पता ही है तुम्हें, सिंगल्स खेलते हैं और डबल्स खेलते हैं। तो सिंगल्स वाले जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसकी लेंथ क्या होती है? 13.40 मीटर। मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे आंसर की पता है। ठीक है, ये चीज़ें उसी को याद रह सकती हैं जो इन सब चीज़ों को याद करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें फैक्ट्स हैं जो एसएससी पूछती रहती है। ये पूछती है, इसी से रिलेटेड उन्होंने एक बार ये भी पूछा था शायद कि फुटबॉल में जहाँ से पेनल्टी शूट आउट लेते हैं ना, वहाँ से गोल पोस्ट जो होता है, पेनल्टी शूट आउट से गोल पोस्ट तक कितना डिस्टेंस होता है? 11 मीटर। ठीक है, तो जब लेंथ ऑफ द बैडमिंटन ऑफ कोर्ट 13.40, अब अगली बार यदि आएगा तो तुमको थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो तुम नहीं कुछ तो 2-3 ऑप्शन हटा के आंसर तक पहुंच सकते हो। इन सब तरह का फैक्ट पूछता ही है। अब ऐसा है कि अब हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, ऐसा करते हैं कि बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं जो अगली बार हो सकता है कि पेपर में आ जाए और हमारा मदद हो जाए। तो बैडमिंटन में क्या क्या कप होता है, क्योंकि पूछते रहते हैं कि ये जो उबर कप है, ये किस गेम से रिलेटेड है? ये थॉमस कप है, ये किससे रिलेटेड है? सुधीरमन कप है, ये कप किससे रिलेटेड है? तो ये तीनों बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, तुम में से यदि कोई ढंग से प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उससे वो कमेंट करके ये बताना, उबर कप और थॉमस कप, ये दोनों, इसमें कौन सा कप है मेल के लिए है, कौन सा है जो फीमेल के लिए? क्योंकि मेल बैडमिंटन चैम्पियनशिप अलग होती है, फीमेल बैडमिंटन चैम्पियनशिप अलग होती है। तो ये उबर कप मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, थॉमस कप मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ना, ये उबर कप देख के उनको लगता है कि ये जो उबर कंपनी है ना वो स्पॉन्सर कर रही है इसलिए इसका नाम उबर कप है, पर ऐसा नहीं है। एसएससी तो नहीं पूछेगा, पर ये मुझे एक थोड़ा सा एक बेटर नॉलेज लगता है कि किसी से तुम ऐसा पूछ सकते हो कि ये उबर कप जो है वो उबर स्पॉन्सर करता है इसलिए इसका नाम उबर कप है। रियलिटी है ना कि उबर बेटी करके प्लेयर थी बैडमिंटन की, लीजेंडरी प्लेयर, उनके नाम पे उनको ऑनर करने के लिए ये उबर कप का नाम दिया गया है। तो मुझे कमेंट में ये रिप्लाई करना कि कौन फीमेल से रिलेटेड है। बाकी मैंने तुम्हें अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन ही किया तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कौन फीमेल से रिलेटेड है, कौन मेल से रिलेटेड है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए क्योंकि इसमें नॉलेज भी चाहिए और इसके आसपास वाली चीज़ें पढ़ लेने से मतलब एडवांटेज ये होगा ना कि किसी न किसी सेट में तो इस टॉपिक के अराउंड क्वेश्चंस होते ही होते हैं। पहले तुम 15 से 30 सेकंड का टाइम लो और आराम से पहले इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। मैं दूर चला जाता हूँ, फिर करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में बात। आई होप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच गए हो। तो देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि वैदिक आर्यन जो थे वो किस एरिया में रहते थे? सप्त सिंधु। और तुम्हें यदि सप्त सिंधु का मतलब नहीं पता तो उन्होंने खुद से बता दिया है कि ऐसा एरिया जिसके आसपास 7 रिवर्स थी, 7 नदियाँ थी। अब ये बोल रहा है कि उसमें से एक रिवर का नाम है झेलम। तो उसका पहले वाला नाम क्या था कि वैदिक आर्यन के टाइम में उसका नाम क्या था? क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनका नाम जब इस इंडिया में अपने कंट्री में दूसरे जगह के ब्रिटिश मुगल्स वगैरह आए तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से नाम चेंज किया उन्होंने। तो वैदिक आर्यन के टाइम पे झेलम का क्या नाम रहा होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, तुम यदि टेस्ट दे रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो या फिर मुझे ही आंसर पता है तो मैं तो तुरंत टिक कर दूंगा और मैं बोलूँगा चलो वितासता हुआ आंसर आगे बढ़ो। पर प्रॉब्लम ये है ना कि इससे तुम्हारा नॉलेज इंप्रूव नहीं होगा। नॉलेज इंप्रूव करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? नॉलेज इंप्रूव करने के लिए इसके आसपास वाली चीज़ें पढ़नी होगी। तो इसके आसपास वाली चीज़ें कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। ये ऐसे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 रिवर्स की बात हो रही है। तो 7 रिवर्स यदि तुम्हें पता हो तो जैसे अगली बार ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है ना कि
कि वन ऑफ द रिवर्स अमंग द सेवन इज झेलम, तो बाकी मतलब और कौन सी नदियां हैं इसमें जो सब सिंधु में नहीं थी, तो 3 रिवर दे देंगे जो सब सिंधु में है, चौथा रिवर गंगा डाल देंगी। तो पता क्या चलेगा कि तुमको पता होना चाहिए, तभी तो तुम गंगा को साइड कर पाओगे उधर से। तो ये 7 रिवर कौन कौन है? झेलम है, चेनाब है, रावी, सतलज, इंडस, सरस्वती, और एक कौन सा रह गया? ब्यास। तो ये 7 रिवर हैं जिनको सप्त सिंधु बोला जाता है। जब अगली बार क्वेश्चन आए इस 7 में से 3 ऑप्शन यूज़ करके चौथा यदि नर्मदा घुसा दे और पूछे तुमसे कि कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु में नहीं आती है, तो तुम्हें 3 पता होगा, तभी तो तुम नर्मदा को टिक कर पाओगे। तो अब क्या है कि ये सब नाम जो है वो अभी वाले हैं, तो पहले के टाइम में क्या नाम था इन सब का? तो क्या होता है कि भाई 7 नाम तो कोई भी लिख देगा तुम्हें, तुम कहीं पे भी देखोगे सॉल्यूशंस तो 7 नाम दिख जाएगा तुम्हें, पर यहाँ पे डिफरेंस होता है जब तुम्हें कोई ढंग से बता पाए। तो नेमोनिक्स बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम यूट्यूब वगैरह पे ढूंढोगे। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ नेमोनिक्स का। प्रॉब्लम ये है ना कि इस क्वेश्चन को याद करने के लिए तुम कोई एक नेमोनिक्स याद कर लेते हो, ऐसे एक क्वेश्चन तो है नहीं। तुम 200 क्वेश्चन के लिए 200 नेमोनिक्स याद कर लोगे ना, तो फिर कुछ टाइम के बाद तुम्हें नेमोनिक्स याद करने के लिए नेमोनिक्स चाहिए होगा, तो इस चक्कर में क्या तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो तुम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में कन्फ्यूज़न होगा, और कन्फ्यूजिया के तुम क्या होगे? गलत टिक कर दोगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ें से तुम्हें हेल्प मिल सकती है। देखो मुझे कैसे याद है कुछ चीज़ें कि कैसे याद रहेगा, जैसे विपास है, तो जब भी बात विपास की हो तो विपास साउंड्स लाइक बिपाशा बसु जो एक्ट्रेस हैं, तो विपास साउंड्स लाइक बिपाशा बसु। तो जब विपास देखो तो ब्यास टिक करो, मतलब ब्यास नदी जो है ना उसका एंशिएंट नाम है विपास। नहीं बोलोगे तुम विपास देखोगे, विपाशा दिमाग में आएगा, और विपाशा के बाद तुम बसु ढूंढने जाओगे तो तुम्हें 7 रिवर में ब्यास मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली जो है परुष्णी, तो यदि परुष्णी को तुम यहीं तक पढ़ते हो तो परुष यानी कि पुरुष समझ लो उसको। मैं उसको थोड़ा गलत तरीके से पढ़ूंगा तो क्या होगा? पुरुष। तो जब भी परुष्णी का नाम हो तो पुरुष में सोच रहा हूँ, तो पुरुष इन सब 7 में किसका नाम पुरुष की तरह साउंड करता है? जिसको तुमने रावी बोला है, तुम्हारा कोई ना कोई फ्रेंड जो होगा वो रवि होगा ही। तो परुष्णी से क्या याद हो सकता है तुम्हारा? रावी नदी। अब देखो अस्किनी है, अस्किनी मुझे याद रहता है चेनाब। रीज़न ये है कि मैं ये कनेक्ट कर लेता हूँ कि भाई AC अस्किनी चेनाब है। झेलम मैंने वितास्ता बताया था। अब सब तरीके तुम्हें इसी छोटे मोटे तरीके से ही याद हो जाएगा, तो फिर ये भगवान ने जो ब्रेन दिया उसका कैसे यूज़ करोगे? कुछ याद भी करना पड़ेगा ना। तो याद रखो इसको, ये झेलम का क्या है? वितास्ता। ठीक है, और इंडस का तो सिंधु पता ही है, सतलज का सितूदरी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि क्वेश्चन में आया था बस झेलम, वहाँ से हमने वितास्ता सीखा, यहाँ पे विपाशा बसु से मिल लिया, पुरुषनी से रवि से मिल लिया हमने जो रावी नदी है, अस्किनी से हमने AC लगवा लिया, चेनाब तक पहुँच गए। तो हमें क्या है अब 7 रिवर्स के नाम पता है। और इन सब चीज़ों से क्या है, तुम्हें यदि 4 का ही नाम पता हो, ठीक है, यदि 4 का ही नाम तुमको याद है तो ऑप्शंस में तो एटलीस्ट तुम फिल्टर आउट कर लोगे ना। जब तुक्का ही मारना होगा तो तुम कम से कम दो ऑप्शन एटलीस्ट रिमूव तो कर लोगे, जो तुम्हारे मार्क्स पाने के चांसेस 50% रहेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो तुम। अब देखो तुम ये क्वेश्चन पढ़ो, 10-15 सेकंड का टाइम लो, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करते हैं।
देखो, जिसने भी ठीक से प्रिपरेशन किया होगा ना, तो वो ये क्वेश्चन यदि बहुत अच्छे से नहीं उसने प्रिपरेशन किया माइन्यूटली, तो ये क्वेश्चन गलत करेगा। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे मेंटर्स या टीचर्स ऐसा बताते हैं कि जब चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो और जब भी असेंबली की बात हो तो इस पर टिक मार देना, ठीक है। पर ये इसका आंसर गलत है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में ये जो चीज़ है ना ब्राह्मण्स, इसके कारण सही आंसर चेंज हो जा रहा है। तो ये कैसे हो जा रहा है, देखो, जब भी बात चोला एडमिनिस्ट्रेशन की होगी तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन जब भी, मतलब ये चोला डायनेस्टी जो है ना, वो लो लेवल पे, विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे होने के कारण हिस्ट्री में एक अलग स्पेस दिया गया है उनको, रिस्पेक्ट वाला। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि ये उड़ बोलते हैं उसको, UR, फिर उसके बाद सभा, और उसके ऊपर होता था नगरम, ये जो है नगरम, ठीक है। तो उर और सभा ये दोनों विलेज असेंबली हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उर जो है वो विलेज असेंबली वो वाली है जिसमें एल्डर्स को, गांव के एल्डर्स को चयन कर किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और सभा जो है ये भी विलेज असेंबली ही है, लेकिन दिस वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, यानी कि सभा में कौन से होते थे, तो ब्राह्मण्स होते थे। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा सभा। और जब बात ओनली पूछे, यदि यहाँ से ब्राह्मण्स हटा दे, इस क्वेश्चन से ऐसे हटा दे कि इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज द असेंबली इन द विलेजेज, यहाँ तक रहने दे, इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ हटा दे, तो आंसर होगा उड़। और तुमसे वैसे एसएससी घुमा फिरा के पूछती भी है, तुमसे ये पूछ लेगी कि UR जो है उड़, ये अनडिज़र्व कैटेगरी वाला उर नहीं है भाई, वो अनडिज़र्व कैटेगरी वाला UR अलग होता है, ये है चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाला। तो जब भी UR की बात हो, एसएससी ऐसे बहुत बार पूछ चुकी है क्वेश्चन कि UR जो है उर, वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो बात जब चोला की हुई है तो कुछ चीज़ें चोला के बारे में पढ़ लेते हैं जो एसएससी में क्वेश्चंस आता है। तो ये जो चोला डायनेस्टी है, ठीक है, तो पहला फेवरेट क्वेश्चन क्या हो सकता है CGL का, कि इसका फाउंडर कौन है। तुम लोगों में बहुत लोगों को पता होगा, तो इसका फाउंडर कौन है, विजयालय फाउंडर है। चोला डायनेस्टी किस टाइम में रहा होगा, 8th सेंचुरी के पास है, 8th से लेके 12th सेंचुरी पे था वो। और अगला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है तुमसे कि चोला डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे था, कैपिटल था तंजौर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं समअप कर देता हूँ, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको मिला है ना वो बाउंसर ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे देखो कि जब भी चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेजेज एरिया, ठीक है। तो जब बात उड़ की होगी तो ये विलेज असेंबली के लिए था, जो नॉर्मल एल्डरली पीपल थे उसमें। जब बात सभा की हो तो ये वाज डोमिनेटेड बाय, सभा वाज प्रीडोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है। और नगर शहर के लिए हो गया था। खिलिया करके जो है वो मिलिट्री यूनिट था चोला डायनेस्टी का। और बात जब चोला डायनेस्टी की हो तो चोला डायनेस्टी 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक थी। फाउंडर कौन था, तो विजयालय था। चोला डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे था, तो तंजौर में था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और ख़ासकर ये वाला वर्ड याद रखो, जब भी दिख जाए ऑप्शन में डायनेस्टी पूछे, चोला डायनेस्टी मार देना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अब इस क्वेश्चन को देखो तुम और सॉल्व करने का ट्राई करो। मैं तुम्हें 10 से 15 सेकंड देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तुम्हें जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में काम आएगा तुमको। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा तुमसे कि कौन सा स्टेट है जो तापी बेसिन का पार्ट ना हो। तो तापी बेसिन का मतलब ये है कि तापी जहाँ से निकलती है और जहाँ पे जाके ड्रेन होती है वो किस किस स्टेट्स को कवर करती है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है, या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो 4 स्टेट्स हैं उसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जिस स्टेट होकर तापी नहीं गुजरती है, ठीक है।
या फिर वैसा कि तापी बेसिन के अंदर में कौन सा स्टेट नहीं आता है, ठीक है। तो जब भी तापी की बात होगी, तापी का दूसरा नाम ताप्ती भी है, तो जब भी तापी की बात होगी ना तो एक नदी है जिसकी चर्चा होएगी ही होएगी, वो है नर्मदा। तो नर्मदा और तापी का नाम क्यों साथ में लेते हैं? क्योंकि देखो, दो तरह की रिवर है इंडिया में। एक पेरेनियल जो हिमालय से निकलती है, गंगा, जो पूरे साल पानी रहता है उसमें। दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर, जो उसमें पूरे साल पानी नहीं होता, और वो उस रिवर के टाइप है ताप्ती और नर्मदा, ठीक है। और तुमको ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, और पूछा भी है बहुत बार इनफैक्ट, कि ये जो रिवर्स हैं जो पेरेनियल हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रिवर है वो क्या बनाती है? तो वो स्तूरी बनाती है, ठीक है। जो पेनिनसुलर रिवर है वो स्तूरी बनाती है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती भी स्तूरी बनाएंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि नर्मदा और तापी जो हैं वो किस दिशा में बहती हैं? तो वो वेस्ट की तरफ बहती है। और वेस्ट की तरफ बहती है तो ड्रेन कहाँ पे करती हैं? क्योंकि कोई भी नदियाँ जिस सोर्स से निकलती हैं तो अंत में जाके किसी ना किसी समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो ये नर्मदा और तापी अरेबियन सी में ड्रेन होती है। जैसे देखो, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो जो वेस्ट फॉलोइंग रिवर है, जो वेस्ट में आ रही है, वो अरेबियन सी में आके ड्रेन होती है। कहाँ पे? जैसे बताया तो मैं, अरेबियन सी में। जो ईस्ट की तरफ बहती हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। और यहाँ वाली जो रिवर्स होती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, ठीक है। और यहाँ वाली जो रिवर ड्रेन हो रही हैं वो बनाती हैं स्तूरी, ठीक है। तो नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा से रिलेटेड और क्या क्या जान सकते हैं? नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा पे एक डैम भी है जिसका नाम तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एसएससी ने पूछा है। वो है सरदार सरोवर डैम। तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये नर्मदा और तापी जो है वो स्तूरी क्यों बनाती हैं, डेल्टा क्यों नहीं बनाती? क्योंकि बात यह है ना कि जब नदी बहती है तो उसके साथ में जो भी कंकर, धूल वगैरह, सिल्ट वगैरह जो भी है वो जाके डिपॉजिट होती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं नर्मदा और तापी, ये रिफ्ट वैली बनाती हैं। तो रिफ्ट वैली में क्या होता है, तो इनके पाथ में ये सिल्ट ETC जो भी होती हैं वो चीज़ें डिपॉजिट ही नहीं हो पाती अंत तक जाके। ये जहाँ जैसे गंगा के पास है वो बहुत सारा डिपॉजिट करती हैं, अंत में जाके तो डेल्टा बनता है। वो फैसिलिटी ये नर्मदा और ताप्ती के पास नहीं है, इसलिए वो स्तूरी बनाती हैं। तो तापी जो रिवर है, तापी के बेसिन में कौन कौन सा स्टेट आता है? महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है। कौन सा नहीं आता है? तो राजस्थान नहीं आता है। अगली बार जैसे देखो, तुमको इतना कुछ पता चल गया, तो यदि एसएससी क्वेश्चन सेट कर रहा होगा, पिछली बार वाले क्वेश्चन देखेगा तो उसको लगेगा यहाँ से और क्या क्वेश्चन डिराइव किया जा सकता है। वो ये पूछ सकता है ना कि तापी रिवर जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है, ये बताओ कि किस स्टेट में सबसे लंबा बेसिन है उसका? तो गुजरात में। जब बात गुजरात की हो तो गुजरात से तुम्हें एक और बात याद होगा कि गुजरात में इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। गुजरात में सबसे बड़ा इंडिया का कोस्ट लाइन है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्टेट में इंडिया का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है? तो वो है गुजरात में। कोस्ट लाइन मतलब यही समुद्र के आसपास वाली जो कोस्ट होता है ना, समुद्र का किनारा, तो वो सबसे लंबा किस स्टेट में है? तो वो है गुजरात में। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख के डरना मत, एक बार पढ़ के देखो बस। तुम बस पढ़ो, पढ़ने के बाद मैं बताता हूँ। पढ़ लिया? काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन जो है ना, इतना लंबा टाइम देने के बाद भी दीदी आंसर नहीं पता हो ना तो टाइम वेस्ट ही होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि तुम 3 लाइन के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आंसर भी नहीं पता हो तो तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा कूलिंग मीडियम है, ठीक है, जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC, सुपर कंडक्टिंग
मैग्नेट्स इन MRI स्कैनर्स एंड NMR स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन से यही एक लेसन दे सकता हूँ ना कि जब भी तुम्हें ये कूलिंग मीडियम दिखे, सुपर कंडक्टिंग दिखे, तो यहाँ पे तुम हीलियम टिक करोगे। और हीलियम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्या है देखो। पर कुछ लोग क्या होता है, कुछ ओवर स्मार्ट बनने में गलती कैसे करती है। यहाँ पे SSC ने उन लोगों को फंसा लिया होगा जिन्होंने वो ओवर स्मार्ट बनने का ट्राई किया होगा। देखो 4 ऑप्शन दिया इनको इन्होंने, नियोन, आर्गन, हीलियम, क्लोरीन। तो तुम्हें पता है कि नियोन, आर्गन और हीलियम एक फैमिली के हैं, नोबल गैस हैं ये, और क्लोरीन डिफरेंट दिया है। तब तुम्हें लगेगा कि यार हो सकता है कि ये अलग दिया है क्योंकि यही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आपके मार्क्स कट जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा आपका। तो ये जो 3 हैं नोबल गैस है, जब भी इसकी बात हो कूलिंग की और सुपर कंडक्टिंग की, तो हीलियम पे टिक करेंगे। और हीलियम से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जो SSC पूछती रहती है। अब हीलियम क्या है, हीलियम से ज़्यादा लाइट गैस एक ओनली हाइड्रोजन है वो। और SSC ने बहुत बार पूछा भी है कि हीलियम किस गैस के साथ यूज़ करके, जो एक्वेटिक डाइवर्स होते हैं ना, जो मरीन वगैरह में डाइवर्स बनते हैं जो अंदर जाते हैं, वो किस गैस के साथ यूज़ कर, मतलब किस गैस के साथ हीलियम को, मतलब ऑक्सीजन को, क्योंकि सबको पता है कि ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है जिसको एक्वेटिक डाइवर्स या मरीन डाइवर्स यूज़ करते हैं, हीलियम। तो हीलियम से हमें 2 चीज़ तुम याद रखोगे तो हो सकता है तुम लकी रहे तो तुम्हारे सेट में आ जाएगा। यही, जब कूलिंग मीडियम वगैरह देखो हीलियम टिक करो, या ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस है जो यूज़ किया जाता है जिससे मरीन डाइवर्स यूज करते हैं, तो वो है हीलियम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को तुम पढ़ो, मैं तुम्हें 10 से 15 सेकंड देता हूँ। 10-15 सेकंड में अपनी सारी ज्ञान लगा दो, उसके बाद मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँगा। देखो, जब भी मृणालिनी साराभाई का नाम आए, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा और जिसने भी कभी प्रीवियस क्वेश्चंस के आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे, जहाँ पे होता है ना कंपाइलेशन, आपको आर्ट्स एंड कल्चर्स के मिलते होंगे, तो वहाँ पे आपको ये वाला नाम काफ़ी प्रोमिनेंटली मिला होगा कि बहुत बार पूछा गया है कि मृणालिनी साराभाई किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कुछ लोग क्या होता है तो जल्दी जल्दी में मृणालिनी साराभाई देखा, क्योंकि पता ही है तुम्हें हार्ट बीट कितना तेज़ होता है और टाइमर का टाइम जो होता है ना वो रियल टाइम से फास्ट ही चल रहा होता है वहाँ पे। ऐसा मुझे लगता रहता है, या जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा उसको यही लगता होगा कि भाई जो घर पे तुम जो वॉच यूज़ कर रहे हो ना उसमें धीरे धीरे टाइम जा रहा है, रेदर देन काफ़ी फास्ट वो वाला जो जब तुम TCS वाले में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना आईओन डिजिटल पे, तो उनका जो टाइमर होता है ना वो लगता रहता है कि घर वाले वॉच से फास्ट ही चल रहा है। तो उस वाले टाइम पे जब तुमने मृणालिनी साराभाई देखा, यहाँ भरतनाट्यम देखा, तुमने टिक किया और आगे बढ़ गए। प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब तुम रुक के ये भी देख लोगे। फॉर्चुनेटली तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन यदि तुमने ये भी देख लिया होता तो यहाँ पे तुम्हें भरतनाट्यम दिख जाता, 2 जगह दिख जाता। अब 2 जगह दिख जाता तो फिर तुम्हें होता कन्फ्यूज़न, तब तुम्हें इसका और इसका नॉलेज चाहिए कि मृणालिनी मैम कथकली से रिलेटेड है या कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। तो मृणालिनी मैम भरतनाट्यम और कथकली से रिलेटेड है। तो भरतनाट्यम पता ही है कहाँ का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का। कथकली केरला का। और मैं कथकली को जैसे मान के चलो, मैक्सिमम लोग कथकली और कुचिपुड़ी में कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा थोड़ा याद करने का तरीका ऐसा ही है कि जब मैं कथकली देखता हूँ, कथकली थोड़ा सा केरला जैसा साउंड करता है, कली करके केरला सा साउंड करता है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये अपना एक तरीका है जिससे आप कुछ चीज़ों को, कुछ इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में अपने ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा ऑप्शंस वगैरह हटाने में। तो कथकली केरला से रिलेटेड है, ये तो बच्चों को भी पता है। किसी छोटे बच्चे से ही पूछ लो कि ओडिसी कहाँ का क्लासिकल डांस है, वो बता देगा। फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है।
भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, ही पता ही है। यक्षगान जो है वो कर्नाटका का है। ये वाला क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा उन्होंने कि यक्षगान, जैसे बैसाखी या छठ को लेके पूछा है ना कि छठ पूजा किस स्टेट से रिलेटेड है, बैसाखी कौन सा किस टाइप का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है या न्यू ईयर टाइप, मतलब जो भी उस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी उसी टाइप के आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन भी बराबर आता है कि यक्षगान किस स्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, जब भी मृणालिनी साराभाई का नाम आए भरतनाट्यम याद होना चाहिए, और बोनस ये कथकली याद होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भरतनाट्यम जो है वो साउथ इंडियन डांस है, वो रिलीजियस जो थीम होता है इसका, मतलब जो भी ये डांस है, जो भी क्लासिकल डांस है, उनका एक थीम होता है, उनका एक पर्पस होता है डांस करने का, और उसमें कुछ स्पिरिचुअल आइडियाज़ होते हैं। तो ये जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है उसमें उसका थीम या स्पिरिचुअल आइडियाज किस चीज़ से रिजेंबल होता है। यहाँ पे यदि तुमको नहीं भी पता होता, ठीक है, फिर भी तुम इस पे सही आंसर तक पहुँच सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये जो तुम 4 ऑप्शन देखते, एक सेकंड के लिए बस ये दिमाग में रखो, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु की क्लासिकल डांस है, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे सूफीज़्म, तुम्हें पता है वो, तुमने बहुत सारा ये गाने वाने भी सुने होंगे जिसमें से सूफियाना वगैरह इन सब की बातें होती है। तो उनका जो होता है वो इस्लाम से रिलेटेड होता है। सूफीज़्म जो फॉलो करते थे, वो सूफी जो सेंट हुआ करते थे, संत जो बोलते हैं, वो इस्लाम से रिलेटेड थे। उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनका डांस से कोई रिलेशन था ही नहीं। तो फिर क्या बचा, ये तुम्हें नहीं भी पता था सेविज़्म, फिर भी तुम सही आंसर तक पहुंच सकते थे कॉमन सेंस यूज करके। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि सूफीज़्म जो है वो इस्लाम से रिलेटेड है, और तुम्हें बॉलीवुड के गाने कुछ पता होना चाहिए, जैसे वो गाने हैं ना, तेरा इश्क सूफियाना वगैरह। अब उस गाने का वीडियो तुम देखोगे तो वो इस्लामिक टाइप का डांस वांस कर रहे हैं। तो सूफीज़्म किस चीज़ से रिलेटेड है, इस्लाम से रिलेटेड है, और भरतनाट्यम किससे रिलेटेड है, सेविज़्म से। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो यदि बिल्कुल नहीं आता हो तो सीधा आगे बढ़ जाना चाहिए। पर है क्या कि आप इन सब टाइप के क्वेश्चन अवॉइड करोगे तो आपके मार्क्स कम ही आएंगे। रीज़न ये है, बार बार ये ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर तरीके से रिलेट होके आ रहे हैं, तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है। यदि कोई मेंटर या कोई टीचर आपको इसके ट्रिक बता रहा है तो फिर उस ट्रिक को याद करने के लिए भी आपको एक ट्रिक चाहिए होगा, ठीक है। तो बेटर है कि किसी तरीके से आप याद करने का ट्राई करो, 5 बार 7 बार पढ़ो। बार बार पढ़ते रहोगे ना तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम नहीं दूंगा, साथ में करते हैं। देखो, पूछ क्या रहा है कि कौन सा ऐसा इस 4 म्यूजिशियंस में कौन है जो सितार से रिलेटेड है। मुझे ऑप्शन 2 पता है। रीज़न क्या है कि मैंने आंसर की देखा है, ठीक है। और जो भी ये 3 है बाकी, ठीक है, इस 3 के नाम इस आंसर में इरेलेवेंट है क्योंकि तुम्हें सही आंसर तक पहुंचना है। पर ये 3 नाम बेनिफिशियल है। इस नाम के थ्रू जाने का पता है क्या बेनिफिट है तुमको, क्योंकि इस 3 नाम यदि के बारे में यदि तुम्हें पता रहेगा कि ये तीनों किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगली बार तुमसे ये पूछ सकते हैं कि अली अकबर खान कौन से, मतलब किस फील्ड के मास्टर, मतलब किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो, ठीक है। अगली बार ये पूछ सकता है कि बहादुर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो। तो ये जो 3 हैं, अली अकबर खान, बहादुर खान और अमजद अली खान, ये तीनों सरोद बजाते थे। और बिलायत खान सितार बजाते थे। तो सितार से एक और नाम है जो काफ़ी फेमस है, पंडित रविशंकर उनका नाम है। तो पंडित रविशंकर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पंडित रविशंकर जो हैं वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो वो सितार वादक थे।
और पंडित रविशंकर को भारत रत्न भी मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? तो 1999 में। ये क्वेश्चन भी CGL पूछ चुका है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला है, तो आप 1999 पे टिक करोगे। पंडित रविशंकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो वो सितार। विलायत खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? सितार। ये तीन जो हैं, अली अकबर खान और ये जो तीन खान हैं, ये खान क्या बजाते थे? सरोद। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही करोगे ना, तो आपको एटलीस्ट कम से कम 30-40 नाम मिल जाएगा और उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता लग जाएगा। जो आप याद रखोगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा। अब आपके अटेम्प्ट्स में एटलीस्ट आप ऑप्शन तो फिल्टर आउट कर ही लोगे ना। 4 में तुक्का मारने से ज़्यादा बेटर है ना कि भाई 2 या 3 में तुक्का मारो, थोड़ी प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाती है। और अब तो प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि Tier 2 में आता है वो। तो जो प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस करो तुम जीएस के ऑप्शंस को फिल्टर करके। तुम अब ये वाला क्वेश्चन करो, टाइम लो, सॉल्व करो, उसके बाद इस पे आते हैं। देखो, ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। एसएससी में जो करंट अफेयर्स होता है ना, काफ़ी ब्रूटल क्वेश्चंस होते हैं। ब्रूटल इसलिए क्योंकि एसएससी को बहुत ज़्यादा प्यार है फैक्ट से, और जब फैक्ट से प्यार हो ना, तो क्वेश्चन अजीब से ही आते हैं। एग्ज़ाम 2023 में था, 2022 का पूछा है। मतलब जिन ज्ञानियों ने तुम्हें बताया है ना कि एक साल का पढ़ लो, तो उनका थ्योरी यहाँ पे सही हो जा रहा है। तुमसे पूछ रहे हैं कि AFC वुमेंस एशिया कप फुटबॉल का होस्ट कौन था। तो इस क्वेश्चन के पूछने के पीछे रीज़न भी है कि इंडिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा भी था उन्होंने। क्योंकि यदि आप इंडिया किसी चीज़ का होस्ट कर रहा हो, किसी समिट का होस्ट कर रहा हो, तो वो क्वेश्चन पूछना ऑब्वियस हो जाता है। जैसे G20 जो पिछले साल हुआ था, वो इंडिया ने होस्ट किया था, तो वो क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पूछने का पर्पस भी समझ में आता है और बच्चों के लिए भी सही रहता है सही करना। तो AFC वुमेंस एशिया कप फुटबॉल जो है, उसका होस्ट किया था इंडिया ने 2022 में। ये हर 4 साल पे होता है। तो 2022 के बाद कब होगा? 2026 में। होस्ट कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो इससे ये भी हो सकता है 2022 में तुमसे ये भी पूछ सकता है, या किसी न किसी सेट में पूछा ही होगा कि विनर कौन था। जब होस्ट इंडिया था तो विनर कौन था। तो ये काम तुम्हारा है, तुम ये ढूंढ के रखो, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि अक्टूबर 2021 का भी उन्होंने करंट अफेयर्स पूछ लिया था रेसलिंग वाला। तो यदि 2022 वाला यदि 2024 में पूछे तो एटलीस्ट तुम रेडी रहोगे। मुझे तो पता है विनर कौन है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा होमवर्क करो। और साथ साथ जब तुम ये सर्च कर ही रहोगे गूगल सर्च, तो ये भी करना जब 4-4 साल पे होता है तो 2018 में होस्ट कौन था। क्योंकि जब ये होस्ट के बारे में पूछेंगे तो एक पीछे जा सकते हैं और एक आगे जा सकते हैं। ऐसे ही आप प्रिडिक्ट करोगे कि क्या पूछा जा सकता है। तो एक पीछे जाएंगे तो उसका होस्ट पता होगा आपको, मतलब आप गूगल कर लोगे, या फिर छोड़ो गूगल क्या करोगे, जॉर्डन कंट्री में हुआ था। ठीक है, 2026 में कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, 2022 में किसने होस्ट किया था? तो इंडिया ने होस्ट किया था। अब हर बार मैं तुम्हारी सारी मेहनत थोड़ी बचाऊंगा। 2022 का विनर गूगल करना तुम, और वो नोट कर लेना, क्योंकि यदि तुम लकी रहे तुम्हारे सेट में आ गया ऐसे। क्योंकि कभी कभी होता है ना, देखा था ना तुमने क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन 2023 में पूछ लिया था। अब 2022 का क्वेश्चन 24 में पूछ ले तो तुम्हारे 2 मार्क्स बन जाएंगे ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, पिछले टाइप वाला ही क्वेश्चन था ये। मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को देख के यही बोलता हूँ कि भाई यदि आपका लक अच्छा है ना, तभी इसमें मार्क्स बनेंगे। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वैसे एसएससी के जीएस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लेकिन सबको चाहिए एज ए इन्फॉर्म सिटीजन। तो देखो, इन्होंने पूछा क्या है कि मिस भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो होता क्या है कि साल में एक इंसान को तो अर्जुन अवार्ड मिलता नहीं है। जब भारत रत्न एक साल में 2-3 लोगों को मिलता है, तो अर्जुन अवार्ड तो और ज़्यादा लोगों को मिलता है। तब ये पूछ रहे हैं कि मिस भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो है वो जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2022 में, वो किस गेम से रिलेटेड है। ठीक है, चेस से हैं। मुझे कैसे पता? अब तुम्हें ही पता होगा मैं आगे क्या बोलूँगा, क्योंकि मुझे आंसर की पता है। ठीक है,
पर तुमको इस क्वेश्चन से क्या सीखना है कि जब अगली बार यदि ऐसा पूछे भक्ति प्रदीप कुलकर्णी तो तुम चेस पे टिक कर सको, ठीक है। क्योंकि विश्वनाथन आनंद सबको पता है कि जब भी चेस की बात होगी, यदि ऐसे तुमसे पूछ ले लॉलीपॉप टाइप वाला क्वेश्चन जिसको लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं, वैसा क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि बताओ कि विश्वनाथन आनंद किससे रिलेटेड हैं, तो तुम तो बोल दोगे कि चेस से रिलेटेड है, क्योंकि वो आसान है। पर ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। तो अब समझ गए ना। और ऐसे क्वेश्चन में यदि जरा सा भी आइडिया ना हो, क्योंकि मुझे तो आंसर की के कारण आइडिया था, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, तुमको नहीं रहे तो यहाँ पे जो मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ने की बात कर रहा था ना, यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई मत करना, क्योंकि हर स्टंट हर जगह नहीं किया जाता ना। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो, 15-20 सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके अराउंड क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा सकता है। चलो देख लिया तुमने। तो ये पूछ रहा है तुमसे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को आता होगा, ये पूछ रहा है तुमसे कि द फाउंडर ऑफ टाइगर। अब देखो मैं लिगायन पढ़ता था, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन लीजन होता है, ठीक है। यदि तुमको भी मेरे तरह गलत प्रोनाउंसिएशन की आदत है तो इसको लिगायन मत पढ़ना भाई, लीगन होता है शायद, या लीजन होता है शायद। जो अंग्रेजी के धुरंधर हो वो कृपा करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। पर तुम्हारे यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें आंसर आना चाहिए। तो तुम लिगायन को पिजन भी पढ़ के सुभाष चंद्र बोस पे टिक करते हो ना, तो तुम्हारे 2 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाते। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजन या लिगायन जो भी है, या फ्री इंडिया लीजन के फाउंडर कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, और आसान भाषा में तुमसे यदि पूछते कि आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी, तो बनाया तो उन्होंने, मतलब आज़ाद हिंद फौज तुमसे पूछते किससे रिलेटेड थे, तो तुम तो बोल ही देते कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड थे। लेकिन इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो दूसरा नाम है वो यूज़ करके तुमसे पूछ लिया। इससे क्या हो गया कि आज़ाद हिंद फौज जिसको पता भी था वो भी इस 4 ऑप्शंस में गलत ऑप्शन टिक करने पहुंच जाएगा। तो रियल फाउंडर कौन थे, टाइगर लिगायन के, लीजन के, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जब बात सुभाष चंद्र बोस की, तो तुमसे एक ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि तुमसे यदि कोई पूछे कि सुभाष चंद्र बोस का बर्थ किस स्टेट में हुआ था, ठीक है, करंट वाले जो भी स्टेट हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या बोल देते हैं पश्चिम बंगाल में हुआ था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे इसलिए, क्योंकि पर उनका जन्म हुआ था कटक में, कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। यदि ऐसे कोई पूछ लेता है कि उनका, यदि ऐसे पूछ लेगा तुमसे यदि कॉमन ही कोई पूछे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कोलकाता में हुआ था या कटक में हुआ था, तो तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या बोलेगा कि कोलकाता में हुआ था, पर कटक में हुआ था उनका। पर अब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्या चीज़ें एसएससी के लिए पढ़ी जा सकती है, ये चीज़ें कोलकाता कटक, ये तो आपस में दोस्तों के बीच में बहस करने के काम आएगा, पर एसएससी के लिए क्या काम आएगा उसकी बात करते हैं। ये तो पता लग गया कि कौन थे फाउंडर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। ये भी पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस कौन से कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे, वो थे 1938 के। कब के प्रेसिडेंट थे, 1938 के। 1939 में वापस से, ये मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ कि 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था। उस सेशन में ये वापस से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने वाले होते हैं, पर महात्मा गांधी डिडंट लाइक इट। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, तो वो जब पसंद नहीं करते तो ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रिज़ाइन करके वो फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट करते हैं 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद 1942 में जो आज़ाद हिंद फौज है या इंडियन नेशनल आर्मी बोलते थे उसको, उनके रियल फाउंडर मोहन सिंह हैं, लेकिन उनको रिवाइव या फिर रियल हाइप तक या मतलब पिक तक पहुंचाने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। तो तुमसे यदि ऐसा पूछे कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो फिर मोहन सिंह। और जब ऑप्शन में मोहन सिंह
ना हो कि सुभाष चंद्र बोस हो तो सुभाष चंद्र बोस को टिक करेंगे, ठीक है। और इस ऑप्शन में और जो 3 नाम हैं, इन 3 नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जब भी इन दोनों का नाम आए, सोहन सिंह भकना, मुझे पता नहीं इनके सरनेम का रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो मैं बस सोहन सिंह ही बोलता हूँ, ठीक है। तो सोहन सिंह और लाला हरदयाल की जब भी बात हो तो ये दोनों गदर पार्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। गदर पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1913 में। तो बात क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे ये। तो तुमसे क्वेश्चन आएगा कि गदर पार्टी इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1913 में। कहाँ पे हुआ था? तो यूएसए में हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, यूएसए में हुआ था। लाला हरदयाल किस एसोसिएशन से उनका संबंध था? गदर पार्टी से। गदर पार्टी कब बनी थी? 1913। तो ये दोनों के बारे में गदर पार्टी काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है। 1913 या गदर पार्टी, या फिर गदर पार्टी कहाँ पे बना था और फाउंडर कौन थे, ठीक है। और इनके लिए बनता है कि ये किस पार्टी से रिलेटेड थे। जब विनायक दामोदर सावरकर, जब बात सावरकर की होती है तो 1904 में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाया था अपने भाई के साथ, ठीक है। तो बीडी सावरकर से बहुत बार क्वेश्चन आता है यही कि 1904 मतलब अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाया था? तो सावरकर साहब ने। यदि ये क्वेश्चन आएगा कि सावरकर साहब ने कब बनाया था, तो 1904 में बनाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या फैक्ट मिला जो अगली बार काम आएगा? यही कि आज़ाद हिंद फौज का दूसरा नाम क्या है? आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर कौन है? आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस दोनों लिखा हुआ है, तो कौन है? सोहन सिंह और लाला हरदयाल, ये दोनों किस पार्टी से रिलेटेड हैं? उस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? और उसके बाद वीडी सावरकर 1904 में कौन सा सोसाइटी बनाते हैं? अभिनव भारत सोसाइटी बनाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स याद करो। क्वेश्चन तो एक है, इससे हमने 7-8 फैक्ट्स गैदर किए और इसको आसपास ऑप्शंस वगैरह देख के, जब अगली बार भी तुम ये क्वेश्चन देखो, तो जब ये क्वेश्चन देखोगे तो बस यहीं तक मत रुको, ये 3 ऑप्शंस भी देखो और आप रिकॉल करने का ट्राई करो कि इन 3 के बारे में और तुम्हें क्या पता है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और अगली बार जब एग्ज़ाम जब देने जाओगे ना, तो तुमको ऑप्शन फिल्टर आउट करने में आसानी होगी। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो हमारा ख़त्म ही होने वाला है सेशन। अब इस क्वेश्चन को तुम पढ़ो, लंबा सा क्वेश्चन है, 15-20 सेकंड लगेगा। हाँ, पढ़ लिया तुमने? यही सब क्वेश्चंस हैं जो पढ़ लेने के बाद भी ना बने ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने टाइम भी दे दिया होता और सही आंसर्स तक नहीं पहुंचते हो। ये पूछ रहा है क्या कि ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसमें पैरासाइट जो होता है ना वो एडवांटेज उठाता है, पैरासाइटिज़म जिसको बोलते हैं, वो उसमें एक फैक्टर को हमेशा फ़ायदा मिलता है। जैसे तुम्हारे साथ भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, जब तुम चाय पीने जा रहे होते हो तुम्हारे साथ आ जाते हैं और चाय पी के चले जाते हैं, वो भी एक पैरासाइट ही है तुम्हारे लिए, जो बस तुम्हारा प्रेजेंस देख के उनको भी चाय की तलब मच जाती है और पैसे तो तुम्हें देने ही हैं। तो वैसा पैरासाइटिज़म बस ह्यूमन में नहीं होता, बाकी जानवरों में भी होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसमें एडवांटेज उठाता है पैरासाइट, जो अपने जो इंडिविजुअल्स हैं ना, जो बच्चे हैं, मतलब जो उनका, मैं तुमको क्वेश्चन ही पढ़ के सीरियसली बता देता हूँ। नेम ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज टू रेज देयर यंग। इन्होंने अंग्रेजी भी इस लेवल की लिखी है ना कि जिसको आता भी होगा एक बार के लिए कंफ्यूज ही होगा। तो ये बोल रहा है ऐसा कि ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसमें ऐसा क्या होता है, तो एक जानवर अपने बच्चे का किसी और जानवर जिससे उसको फ़ायदा उठाना है, उससे वो फ़ायदा उठा के एडवांटेज लेके अपने जो अंडे हैं उसका केयर किसी और से करवा लेता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासाइटिज़म। मैं तुमको इसका एग्जांपल बता दूँ तो मैं ढंग से समझ में आ जाएगा कि तुमने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी ना, कि जब ऐसा होता था कि कोयल अपने अंडे को कौवा जिसको क्रो बोलते हैं, क्रो के नेस्ट में जाके डाल के आ जाता था। वो इसलिए कर पाता था क्योंकि दोनों के अंडे सिमिलर टाइप के होते हैं, तो वो अपना अंडा दे आता था और क्रो को क्या लगता था, कौवे को, कि ये मेरा ही अंडा है,
तो वो उसका सेवा करता था। जब वो हैच हो जाता, जब अंडा फूटता था, तो उससे तो कोयल कोयल के बच्चे निकलने वाले थे। तब तक जो इसकी ओरिजिनल मदर है वो लेके साथ में लेके आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पैरासाइटिज्म है ना, उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म। ठीक है, और यहाँ से इस थर्ड ऑप्शन से तुम ये भी समझ सकते हो, यहाँ पे जब मतलब इस 4 ऑप्शन में जो है ना, इस पे तुम थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके थोड़ा कुछ फिल्टर कर सकते थे। जैसे देखो, सेक्सुअल पैरासाइटिज्म जो है, इसमें क्या है, तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी तो है, लेकिन इसमें वो केयर एडवांटेज वगैरह ये सब वाली बातें रिलेटेड नहीं होंगी, तो तुम इस ऑप्शन को फिल्टर कर लेते। ठीक है, क्लेप्टो पैरासाइटिज्म, क्लेप्टो तुमने यदि वोकेबलरी पढ़ा होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, OWS जिसको बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पे पढ़ा होगा तुमने कि क्लेप्टोमेनियक वो होते हैं जिनको चोरी करने की आदत होती है। तो यहाँ पे बात चोरी वोरी करने की तो है नहीं, एडवांटेज उठाने की बात है। तुम इसको भी हटा सकते थे, मतलब इस 2 ऑप्शन को हटा देते। अब क्या है कि इस 2 ऑप्शन में कॉम्पिटिटिव का मतलब तुम्हें पता है, यहाँ पे कंपटीशन की तो बात हो नहीं रही है, तो तुम इस ऑप्शन के साथ आ जाते हैं। देखो, मैं घर पे खड़े होकर ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान है ऐसा बोलना कि आप ये टिक कर लेते, वो टिक कर लेते, ये टिक कर लेते। पर रियलिस्टिकली आते हैं कि देखो, ये तुमको ऑप्शन लगता नहीं। यदि तुम एक बार पढ़ने के बाद यदि तुम्हारा टाइम लग चुका है इस क्वेश्चन पर, तो तुम्हारा पहला एम क्या होता है कि एटलीस्ट आंसर तक पहुँचे, तो ये तुमको दिखता नहीं। इंग्लिश का वोकेब तुम्हारा अच्छा है, तो ये वाला आंसर तुम्हें सही लगेगा नहीं, तो फिर तुम इस 2 ऑप्शन के बीच में फंसते। और यदि तुक्का मारना होता तो इस वाले पे मैं नहीं मारता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव और ब्रूड समझ में नहीं आ रहा है और आंसर समझ में नहीं, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ये टिक करके आगे बढ़ता। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे होगे उसके। और कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी तुम्हें यदि एग्जाम्पल के साथ भी पूछ ले कि कोयल और कौवे के बीच वाले में जो पैरासाइटिज्म है वो ब्रूड पैरासाइटिज्म है। ठीक है, और कैसे होता है मैंने एग्जाम्पल के साथ तुम्हें बता ही दिया है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, तुम 15-20 सेकंड का टाइम लो, फिर इस पे बात करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये सेंसस से रिलेटेड पूछा है। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में। वो कौन था? 14वां सेंसस था शायद, देख लेना एक बार, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 14th ही था। और उसके मिस्टर सी चंद्रमौली रजिस्ट्रार जनरल थे सेंसस 2011 के। 2011 में हुआ था और मिस्टर चंद्रमौली रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार जनरल करके बोलते हैं जो सेंसस के थे, वो थे मिस्टर चंद्रमौली। और रजिस्ट्रार जनरल वगैरह जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। चलो, तो अब ये तो थी साइड की बात है, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस स्टेट में है? जो इस 3 स्टेट में ऑप्शन मिला हुआ है तुम्हें, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, और इसको किस ऑर्डर में सजाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जब तुमने यदि एक तो मैं पहले लेक्चर ले लूँगा कुछ टाइम के बाद, जब कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लेक्चर्स आ जाएंगे तब मैं सेंसस पे एक अलग लेक्चर लूँगा, क्योंकि सेंसस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यदि 5-7 फैक्ट्स बताऊँगा तो 10-12 फैक्ट्स रह जाएंगे, और वो यदि मैं सेंसस पूरा कवर करने लग जाऊँ तो 15-20 मिनट का वीडियो वही हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे कि 15-20 मिनट का वीडियो सेंसस पे बना ही लेंगे, जिससे आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, और मैं PDF फॉर्मेट में दे भी दूंगा, जिससे आपको लास्ट टाइम रिवाइज़ करना हो तो काम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तुमको ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में इन 3 स्टेट में असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब वही होता है कि सबसे छोटा सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यदि तुम सेंसस के फैक्ट देखोगे, ठीक है, तो सबसे कम उड़ीसा में है, ठीक है, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में, और मतलब इससे ज़्यादा महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इन्होंने यदि ऐसा ऑप्शन थोड़ा टफ किया,
इजी क्वेश्चन उन्होंने बहुत बार पूछा भी है कि सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इंडिया के किस स्टेट में है, तो आपको वहाँ पे ओनली मध्य प्रदेश को टिक करना होगा, ठीक है। और जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे पढ़ने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकें या उस क्वेश्चन के अराउंड ज्ञान ले सकें, तो तुमको तो मैंने बताया कि शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या है, इसी क्वेश्चन के साथ तुम ये देख लो कि सबसे कम किस स्टेट में है, सबसे ज़्यादा किस यूनियन टेरिटरी में है, सबसे कम किस यूनियन टेरिटरी में है। जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पॉपुलेशन देख रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट के भी पॉपुलेशन पूछा जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, सबसे कम किस स्टेट में है। तो अभी ये आपका काम है करना, और जब मैं सेंसस का लेक्चर लूँगा ना तो यही सब चीज़ें मैं अच्छे से करवा दूँगा, जिससे आपको सेंसस से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए। और आप देखना जनरली जितना भी शिफ्ट होगा ना, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है सेंसस का, ठीक है। तो आप लकी रहे तो आपके भी शिफ्ट में आ जाएगा, करना आसान होता है इसके क्वेश्चंस। और यदि सेंसस से रिलेटेड बात हो तो इंडिया में सेंसस का कॉन्सेप्ट जब आया था तो गवर्नर कौन था, लॉर्ड मायो। कब, 1872 में। हुआ कब था, 1881 में, ठीक है। 2011 वाला शायद 15वां है, मैं श्योर नहीं, एक बार देख लेना आप। अब इस क्वेश्चन पे आता है। अब ये वाला क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है कि एसएससी ने ये क्वेश्चन दिया ही है तुम्हारा चेक करने के लिए कि तुम कितना अच्छा तुक्का मार सकते हो, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो इंक्रीज़ करके 2 लाख तक पहुंच गया था, ठीक है। तो तुमने यदि बहुत सारा एमसीक्यू देखा होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, तो तुमको ये पता होगा कि सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आया था। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि पहली बार जब 1956 में आया था तो इन्वेस्टमेंट लिमिट यदि इंक्रीज़ किया जाता है तो किसी एक पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया होगा ना। यदि तुम्हारे घर से अभी तुमको 10,000 रुपये मिल रहे हैं और तुम्हारे पापा बोले कि बेटा तुमको अब 2,000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, तुमको जो पैसे मिल रहे हैं, तो पहले 10,000 मिल रहे थे ना, तुम्हारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, तब तो इससे 2,000 बढ़ के गया ना। तो जब पहली ही बार 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रहा था तो उसमें तो 2 लाख बढ़ाने की बात होगी ही नहीं, क्योंकि उससे पहले कुछ होना चाहिए था। ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा। तुमको ज़्यादा ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ज्ञान का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा, तुम्हें ये पता होगा 1991 में इंडिया के इकोनॉमी में बहुत तगड़ा चेंज आया था। वो एलपीजी वाला जो चेंज बोलते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला 1991 में हुआ था। 2 ऑप्शन तो हट गए, ठीक है। तो जब आप 2 ऑप्शन हटा लिया है आपने, 1991, 1956, तो ये 2 ऑप्शन है, जिस 2 ऑप्शन में आपको तुक्का मारना है और आपको चेक करना है कि आपका लक कितना अच्छा है, यदि आपको नहीं आता हो तो, ठीक है। तो मैं तुक्का मारूं उससे बेटर है मैं बता देता हूं कि आंसर 1980 है, ठीक है। पर 2 ऑप्शन आप हटा सकते थे बस इस फैक्ट की वजह से कि यदि आपको ये पता हो, यदि ये भी नहीं पता हो तो बस तब आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, तब आपके सही होने के चांसेस हो जाते हैं 1/3। और इतने लकी तो है नहीं जो सही हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब साइंस का क्वेश्चन है ये, तुम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको ही पढ़ने से तुम्हारा काम हो सकता है। तुम पढ़ो और आंसर तक पहुँचने का ट्राई करो, फिर तो सॉल्यूशन की बात मैं करूँगा ही। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको यदि क्वेश्चन पूछे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, तो आपको पता है, आप टिक कर देते हो। वैसे ही ये सब क्वेश्चन जो है ना, कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के पीछे कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता। इसको सॉल्व करने के पीछे आप ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर सकते यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। आपको यदि पता होगा तो सीधा यहाँ तक पहुँचोगे, नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस के। क्योंकि ये डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछ ले कि भाई ग्रेविटी के बारे में किसने थ्योरी दिया था, तो आपको पता है तो आप न्यूटन पर टिक करोगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
वाली जो चीज़ें हैं वो आइंस्टीन ने दिया था, तो वो आपको दिखेगा, आप टिक करोगे, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं हो सकता है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई कंसेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स वगैरह से रिलेटेड दो थ्योरी बहुत ही फेमस है। पहला तो ये आया था, पर ये थ्योरी डिबंक हो गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी का मतलब ये है कि इन्होंने फ्रेड होयल ने जो ये थ्योरी दिया था, इस थ्योरी का मतलब ये था कि भाई ये जो यूनिवर्स है ना इसका स्टार्टिंग, ना इसका कोई स्टार्ट है, ना कोई इसका एंड है, ठीक है। और इस स्टोरी को डिबंक किया था बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी आपने नाम भी सुना होगा, हो सकता है आपने वो कॉमेडी वाली जो सीरीज़ है सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी, वो भी आपने देखा हो, ठीक है, काफ़ी फेमस है वो। तो पर इस कॉन्सेप्ट को डिबंक किया था बिग बैंग थ्योरी ने। बिग बैंग थ्योरी आया था 1927 में। ये CGL में पूछा जा चुका है कि बिग बैंग थ्योरी कब आया था, 1927 में। और उनका नाम था लियोमीटर या ऐसे कुछ नाम है यार, मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि अजीब से नाम है उनके, ठीक है। तो आप गूगल कर लेना, खुद से पढ़ लेना, खुद से ही शर्मिंदा हो जाना। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ, इससे बेटर आप ये देख लेना बिग बैंग थ्योरी किसने बनाया था। उनका नाम लियोमीटर ऐसे कुछ करके, लियोमीट या ऐसे कुछ करके नाम है उनका, ठीक है। 1927 में आया था बिग बैंग थ्योरी। क्योंकि मैं ऑप्शन देकर टिक तो कर लूँगा, पर जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनका नाम प्रोनाउंस करना आसान है या टफ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ गए ना, जब अगली बार जब भी ये क्वेश्चन आए तो किधर निकलना है, इधर निकलना है, ठीक है। जैसे आपको याद है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन, वैसे ये याद होना चाहिए, बिग बैंग थ्योरी याद होना चाहिए, जिसका नाम आप गूगल करोगे उसका नाम। टाइम मैंने बता दिया 1927। अब अगले में चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, इस पर मैं आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इसमें। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। शायद ऑप्शन तक पहुँच गए होगे, तुमको ये एक दो चीज़ें भी पता है ना इस बारे में, तुम फाइनल आंसर तक पहुँच चुके होगे। देखो इसमें है क्या कि एटलीस्ट दो नाम जो है ना वो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा ही होगा। इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसको साइनोफाइसी बोलते हैं। तो साइनोफाइसी जो है ना उसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। उसका कलर लोगों को पता है, ठीक है, वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में यूज़ होता है ये, मतलब उसका कॉमन नाम ये है। साइनोफाइसी का जो है ये जो क्लास है इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और क्लोरोफाइसी जो है, देखो क्लोरोफाइसी किसी भी चीज़, मतलब कोई भी साइंटिफिक नाम वगैरह कुछ भी रखने से पहले कुछ ना कुछ रीज़न होगा ना। तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, जो तुमको इतना भी पता था, ठीक है, कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन होता है। और ये सबको पता होगा साइनोफाइसी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसका कलर है ब्लू ग्रीन एल्गी। यदि ये दो आप सही कर लेते हो, ठीक है, 1 का B, तो इधर ये सही होगा या ये सही होगा। फिर उसके बाद 4th का C, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत। तो मतलब आप आंसर तक पहुंच जाओगे यदि आपको एक या दो पता हो तो। पर ये तो बस इस क्वेश्चन की बात हो गई ना, पर नॉलेज गैदर करके भी तो आगे बढ़ना है ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो देने हैं ना आपको। तो देखो सबसे पहले रोडोफाइसी जो है, ठीक है, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ। रोडोफाइसी रेड एल्गी का नाम है, तो तुमको भी कैसे याद हो जाएगा। यहाँ पे R देख रहे हो तुम, रोडो, यहाँ पे रेड देख रहे हो, सेम टाइप का साउंड कर रहा है। और फॉर्चुनेटली ये रोडोफाइसी का कॉमन नेम रेड एल्गी है, ठीक है। साइनोफाइसी जो है, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल होता है, इससे कलर जिसके कारण इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। तो फिर कौन सा बच गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या सीखने को मिला, ये रोडो का रेड, ये मरीन
इन्वायरमेंट में मिलता है ये वाला रेड एल्गी, ठीक है। उसके बाद साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन, और बच गया ये ब्राउन कलर का। तो अगली बार जब आप ये 4 नाम देखोगे और आपसे यदि नॉर्मली ऐसा ही पूछ दे, ठीक है, कि फेओफाइसी जो होता है, ठीक है, उसका कॉमन नेम क्या है, तो आप अगली बार ब्राउन टिक कर सकते, क्योंकि बाकी आपको 3 का आइडिया है, ठीक है। आई होप ये वाला चीज़ सब समझ में आ रहा हो। याद करने का तरीका कैसे सबकॉन्शियस माइंड में छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके, छोटे छोटे अपने जो क्या बोलते हैं उसको जुगाड़ लगा के, कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तरीके डाल सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखो, 15-20 सेकंड का टाइम लो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये कि रैयतवारी सिस्टम जो है, जो रेवेन्यू कलेक्शन करने का मेथड था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, जिसको ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, वाज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या है कि ये क्वेश्चन मैं इसको CGL के लेवल से टफ क्वेश्चन मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि इन्होंने हिस्ट्री को कनेक्ट किया है इकोनॉमिक्स से। इसका आंसर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट होगा, ठीक है। तुम याद कैसे रख सकते हो, रैयतवारी सिस्टम रिकार्डियन, ठीक है, RR से याद रख सकते हो इस चीज़ को। ये तुम्हारे काम आ जाएगा जब अगली बार यदि ऐसा पूछे तो, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बस इतना ही तक जान लेने से तुम्हारे साथ ये है कि तुमको ये क्वेश्चन रिपीट हो तभी तुम मार्क्स ला पाओगे। पर तुम जब यहाँ पे बात हो रही है रैयतवारी सिस्टम की, तो रैयतवारी सिस्टम कब आया था? रैयतवारी सिस्टम आया था 1820 में। उस टाइम पे गवर्नर कौन था? मुनरो, थॉमस मुनरो, और साथ में कैप्टन रीड। ये दोनों तुमसे ये पूछ सकते हैं और पूछा भी है कि रैयतवारी सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो गवर्नर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड से। कब आया था? 1820 में। रैयतवारी सिस्टम पहली बार इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, ठीक है। पहली बार कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? मद्रास में। तो जब बात रैयतवारी सिस्टम की होगी, तो रैयतवारी सिस्टम ऐसे ही इंडिया में एक और सिस्टम था जिसका नाम था परमानेंट सिस्टम या ज़मींदारी सिस्टम बोलते थे। परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे या उसको ज़मींदारी सिस्टम बोलते थे। वो कब आया था? वो आया था 1793 में। पहले वही आया था। उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ज़मींदारी सिस्टम कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। उसके बाद क्या आया तुम्हारे यहाँ इंडिया में? रैयतवारी सिस्टम आया। कब? 1820 में। रैयतवारी सिस्टम के पीछे कौन था? गवर्नर मुनरो और कैप्टन रीड, ठीक है। अब तुम नॉलेज के लिए जी जान सकते हो कि क्या डिफरेंस है रैयतवारी सिस्टम में और ज़मींदारी सिस्टम में। ज़मींदारी सिस्टम में होता ये था ना कि कोई सा भी जो ज़मीन है, तो ज़मीन पे तो किसान खेती करेंगे, तो किसान और ब्रिटिश इंडिया उनके बीच में ज़मींदार होता था जो किसान से पैसे लेके वहाँ तक पहुँचाता था, ठीक है। तो वो होता था ज़मींदारी सिस्टम में। रैयतवारी वाले सिस्टम में क्या हुआ? तो मिडिल मैन जो था, ज़मींदार को हटा के डायरेक्ट रैयत, यानी कि किसान को बोलते हैं रैयत, डायरेक्ट किसान से ही रेवेन्यू का कलेक्शन कर लेता था ब्रिटिश इंडिया। तो ये डिफरेंस है ज़मींदारी सिस्टम में और रैयतवारी सिस्टम में। ये वाली चीज़ें भी पूछी जा सकती है तुमसे कि रैयतवारी वाले में और परमानेंट सेटलमेंट वाले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे मिडिल मैन को हटा दिया गया था? तो रैयतवारी सिस्टम में हटा दिया गया था। और बाकी चीज़ें जो एसएससी को बहुत ज़्यादा फैक्ट पसंद है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। रैयतवारी 1820, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि ज़मींदारी सिस्टम 1793, और रैयतवारी सिस्टम जो है वो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के रिलेटेड है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, और यदि तुम्हें ऐसा लगता हो कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्या है, तो ये चारों रेंट मैं पढ़ाऊँगा। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँगा ना, तब तुम्हें ये चारों रेंट के टाइप पढ़ाऊँगा, तो एक साथ पढ़ा देने पे तुम्हारे काम आ जाएगा। पर रैयतवारी के अराउंड जो भी
इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे CGL के काम आएगा, जो CGL में तुम जब नेक्स्ट अटैम्प्ट दोगे तो काम आएगा, वो मैंने तुम्हें फैक्ट्स बता दिए। ये तुम्हारे नॉलेज इन्हेंसमेंट के काम आएगा, वो मैं तुम्हें जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तब इस पर ढंग से चर्चा होगा। चलिए अब ये आप अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है इसमें कि जो नोबेल प्राइज़ है 1901 में वो किसको मिला था? लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस के लिए किसको मिला था? देखो 1901 भी यहाँ पे लैंडमार्क टाइम है, 1901 से ही नोबेल प्राइज़ मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो कमिटी अल्फ्रेड नोबेल वाला जो है वो 1895 में बना था। पहली बार नोबेल जो दिया गया था वो 1901 में दिया गया था, और इनको दिया गया था वेंटॉफ को, और जो जैकब्स जो हैं इनको, वो पहले इंसान है जिनको मिला था, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है जब पहली बार नोबेल प्राइज़ 1901 में ही मिला था तो ये पहले इंसान होंगे जिनको केमिस्ट्री में मिला था। मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूँ कि कितने फील्ड में मिलता है नोबेल प्राइज़? 6 फील्ड में मिलता है ना। फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, उसके बाद पीस में मिलता है। कितने रह गए? 4 ही हुए ना। उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। एक तो मैंने लिखा भी इस तरीके से ना, मैं खुद ना पढ़ पाऊँ। 6 फील्ड में मिलता है, ठीक है। पहला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मेडिसिन जिसको फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, मेडिसिन, फिर उसके बाद लिटरेचर, फिर पीस, फिर इकोनॉमिक्स। अब हो गए होंगे 6, 2 2 4 2 6। हाँ, और तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्टार्ट जब हुआ था ना तब 5 ही फील्ड में मिलता था, सबसे लास्ट में इन्होंने इकोनॉमिक्स शुरू किया है। जब बात नोबेल प्राइज़ की हो ही रही है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी बात कर लेते हैं। तुमको पता है इंडिया में सबसे पहला किसको मिला था नोबेल प्राइज़? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। 1913 में टैगोर साहब को मिला था। किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। क्यों मिला था? गीतांजलि नोवेल के लिए मिला था। ये भी पता होगा कि इन्होंने फिर रिटर्न कर दिया था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट मिला है इंडियन जिनको मिला है, अभिजीत बनर्जी को मिला है, शायद उनको 2019 में मिला है। अब ये फैक्ट चेक करना आपका काम है कि 2019 इज राइट आंसर या नहीं। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या क्या सीखने को मिला कि नोबेल प्राइज़ वाला पर्सपेक्टिव यदि छोड़ भी दें तो लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की जब भी बात होगी तो हम किसको टिक करेंगे? वेंटॉफ को, ठीक है। और उसके बाद जब नोबेल प्राइज़ की बात हो, शुरुआत 1901 से हुआ था। कितने फील्ड में स्टार्ट हुआ था? 5 फील्ड में। अब कितने फील्ड में मिलता है? 6 फील्ड में। उस 6 फील्ड के नाम याद हैं तुमको, ठीक है। और हर साल के जो नोबेल प्राइज़ विनर्स होते हैं वो नाम तो याद करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि वो रेंडमली पूछा भी जाता है कि मेडिसिन में किसको मिला, इकोनॉमिक्स में किसको मिला, ऐसे पूछा ही जाता है। जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो 1913 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किस चीज़ के लिए? कौन से नोबेल के लिए? तो गीतांजलि नोबेल के लिए मिला था उनको। और लेटेस्ट अभिजीत बनर्जी को मिला हुआ है, उनको मिला है शायद 2019 में। तो अब अपन आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? हाँ, इस क्वेश्चन में तुमको मैं ब्रेक नहीं दूंगा क्योंकि ब्रेक के लायक ये क्वेश्चन है नहीं कि 10 से 15 मिनट का ब्रेक चाहिए। मिनट बोल रहा हूँ, 10 से 15 सेकंड का ब्रेक चाहिए। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है। जब आर्टिकल्स वगैरह याद करने की बात होती है तो स्टार्टिंग वाले लगभग सबको याद ही रहता है कि स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सिटीजनशिप। तो 12 से 35 में ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इस दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आंसर की जानने के बाद ये कर पा रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो। फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 के बीच में आता है,
तो ये वाला गया, ये वाला गया, बचा ये दो। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। तो फिर आर्टिकल 2 से 4 क्या है, वो इंडिया में जब भी कोई नए स्टेट्स बनते हैं, जो कुछ भी होते हैं, उनको रिकॉग्निशन आर्टिकल 2 से 4 के बीच में मिलता है। ठीक है। फंडामेंटल राइट से ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि फंडामेंटल राइट इंडिया में कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, यूएसए से। जब फंडामेंटल राइट की बात कर ही रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, यूएसएसआर से, जो इसका पुराना नाम है, रियल अभी न्यू नेम जो अभी का नाम है वो रशिया है। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या क्या सीखने को मिला, पहला कि जब सिटीजनशिप की बात आएगी 5 से लेके 11, आर्टिकल 5 से 11 बात करता है इंडिया में सिटीजनशिप की। ठीक है। और ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए मैंने फंडामेंटल राइट बताया था 12 से लेके 35 तक, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पहली बार देखता, मैं तुम्हारी जगह यदि मॉक दे रहा होता या एग्ज़ाम दे रहा होता तो एग्ज़ाम देते ही मेरे को पहली बार जब ये सिटीजन, मैं यहाँ पे आता, आर्टिकल्स दिखता, फिर मुझे दिखता किस चीज़ के लिए पूछा, सिटीजनशिप के लिए। तब 15 से 21 देखते मेरे दिमाग में आता कि नहीं वो फंडामेंटल राइट के बीच में आ जाएगा, तो इस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट करता, इसको एलिमिनेट करता, तब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते, जहाँ पे यदि मुझे प्रोबेबिलिटी भी चेक करना होता ना, या ये चेक करना होता कि आज का मेरा दिन कैसा है बिना राशिफल देखे हुए, तब मैं इस दोनों में से किसी एक पे तुक्का मारता। तो आपको क्या याद रखना है, क्या आर्टिकल जो है वो जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक रिलेटेड है। ठीक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, यूएसएसआर से। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा ही करेंगे कि हम लोग ऐसे ही पहले प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डे वाइज शिफ्ट वाइज, मैं वो करवा दूंगा पहले। और होता ये है ना कि जब आप ये 25 क्वेश्चन करोगे तो आपको 25 बातें नहीं, एटलीस्ट आपको 75 बातें सीखने को मिलेगी। हर क्वेश्चन से हमने 2-3 और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। तो आप यदि 25 क्वेश्चन कर लेने से यदि आपको 75 से लेके 80 फैक्ट्स मिलते हैं, और वो कोई रैंडम फैक्ट्स नहीं है, 80 फैक्ट्स वैसे फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड थे। क्योंकि यदि उसने सिटीजनशिप पूछा है तो अगली बार वो फंडामेंटल राइट के बारे में पूछेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछेगा, नए स्टेट्स जो फॉर्म होंगे उससे रिलेटेड आर्टिकल पूछेगा। तो इन सब टाइप से जब हम डॉट को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा बेटर। क्योंकि जब तुम देखोगे ना कि मैं मैक्सिमम लोगों के देखता हूँ कि जो भी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास 4 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस में स्कोर कर रहे हैं 80 से लेकर 90% तक। और बात जब जीएस की आती है तो भाई जो तुम्हारा एज है ना उससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे। तो जब उसमें तुम बहुत अच्छा कर ले हो तो इधर दीदी थोड़ा बहुत भी बेटर कर लो। ये तुम अपना स्कोर इस तरीके से डॉट कनेक्ट करके मेहनत करके जो तुम 20 से 25 तक लेके चले जाते हो ना, तो सोचो तुम्हारा स्कोर कितना अच्छा हो जाएगा। कि जो तुम दोनों उस तीनों पार्ट में तुम यदि 80 से लेकर 90% तक या कुछ में तो तुम 100% स्कोर करोगे ना, मैथ में, रीजनिंग में, तो इस सब में 100% स्कोर करोगे। इंग्लिश में भी बहुत लोग इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करते हैं। तो जब ऐसी बात होगी ना तो उस टाइम पे जीएस के मार्क्स तुम्हें काफ़ी एडवांटेज देंगे ड्रीम पोस्ट के लिए। इसी तरीके से पढ़ेंगे। ये अपना पहला मीट था। अब होपफुली मैंने तुम्हारा टाइम बर्बाद ना किया हो, तुमको कुछ सीखने को ही मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, और कुछ भी कॉन्सेप्ट से ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट लेवल इम्प्रूव हो रहा है या तुम बेटर कर रहे हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करेंगे, अब अगले लेक्चर में अगला सेट सॉल्व करेंगे। तो आप यदि अगले सेट को देख के आओगे तो आपके लिए भी एडवांटेज रहेगा और आप और अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।